नवंबर को सेना बुलाई गई, लेकिन दिल्ली पुलिस ने 4 नवंबर तक उसे गश्त नहीं करने दिया। गुरुद्वारों के अंदर से खींच कर लोग मारे जा रहे थे। दिल्ली से पंजाब जाने वाली रेलगाड़ियों से उतार कर सिखों की गर्दनें उतारी जा रही थी। दिल्ली पुलिस ने 3 दिन लगातार ये कत्लेआम करते रहे और दिल्ली पुलिस जो है मूक दर्शन बनी रही। उसने रोकने का भी प्रयास नहीं किया, एक गोली नहीं चलाई, किसी को डंडा नहीं मारा, किसी को बंद नहीं किया। सिखों ने जान बचाने के लिए केश कटवाने शुरू किए, पगड़ी तक उतारी, लेकिन लोकतंत्र के हत्यारे नरसंहार की प्रस्तावना को अंतिम अध्याय तक ले जाना चाहते थे। 100, 200, 500, 1000, 2000, 3000 हिंदुस्तान की राजधानी राक्षसों के हवाले थी। 30 साल से सिर्फ और सिर्फ बातें होती रही हैं और कुछ भी नहीं हुआ है। सज्जन कुमार, ललित माकन, HKL भगत और जगदीश टाइटलर की चौकड़ी रात भर अपने काम में जुटी हुई थी। इस चौकड़ी की पूरी कहानी भी दिखाएंगे आपको। जरा सोचिए, वोटर लिस्ट और राशन लिस्ट से खोज कर सिखों के घर पहचाने जा रहे थे। हर शिनाख्त के साथ 2 गर्दनें उतरती, एक आदमी की और दूसरी लोकतंत्र की। उन 8 दिनों में 8000 मौत मरा हिंदुस्तान। लाखों के घर कौड़ियों में बेच कर भाग रहे थे सिख, मालूम नहीं कहां। संविधान से मिला जीने का मौलिक अधिकार अनुच्छेदों और धाराओं के बीच अपनी मौत मर रहा था। कोई नहीं था जो किसी को रोक लेता। जिन आंखों ने वो मंजर देखे हैं, वो आंखें आज तक नहीं सूखी, क्योंकि जब सियासत सूख जाए तो उम्मीदें काट हो जाती हैं। कितनी अजीब बात है कि हजारों गवाहियों के बावजूद सब के सब बच गए। सफेद पोश बच गए, सियासत बच गई, सिपाही बच गए, सल्तनत बच गई, लेकिन इन सब के बच जाने की शर्त सिर्फ इतनी थी कि यह मुल्क मर जाता, और वो मर गया। ये वो सजाए मौत है जिसके फंदे में हम सब की गर्दनें हैं, इतिहास की भी और भविष्य की भी। आप क्या कहते हैं? आज तक ब्यूरो। राहुल गांधी ने अपने इंटरव्यू में कहा कि कांग्रेस ने अपनी तरफ से दंगों को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन अगर उस वक्त के बयानों पर गौर करें तो राजीव गांधी ने कहा था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। 25 साल बाद मनमोहन सिंह ने माफी मांगी। राहुल गांधी ने यह कहा कि मुमकिन है कांग्रेस के कुछ लोग उन दंगों में शामिल रहे हों। इन 30 सालों में 9 प्रधानमंत्री बने, लेकिन अफसोस कि सियासत के दायरे में इंसाफ किसी को नहीं मिला। हमारा बच्चा जानता है। टाइटल को, सज्जन कुमार को फांसी आनी चाहिए। उसको भी अरेस्ट करें और उसको भी सजा दें, उसको भी फांसी दें। तमाम आयोगों, अदालतों, कमेटियों, गवाहियों, बयानों, सबूतों, परिस्थितियों और रिपोर्टों के बावजूद सब के सब बच गए। सत्य की तमाम खोजों के कोलंबस अंत में सियासत की मौत मरे। 84 में जिंदा बच गई बिरादरी की सांस तो चल रही थी, लेकिन मर वो भी गए थे इंसाफ के इंतजार की मौत। कुछ बच गए और कुछ बरी हो गए। सज्जन कुमार भी, जगदीश टाइटलर भी, ललित माकन भी और HKL भगत भी। कानून की सत्ता ने पीड़ितों की नजरों को गवाही मानने से इनकार कर दिया था। जब सब 1 सेकंड भी खड़े नहीं हुए, मैं तो वहीं बैठ गई थी कि मैं कह रहा ये चाह रही थी कि सज्जन कुमार को आपने बरी कर दिया तो मुझे सजाए मौत दो। कांग्रेस सच से भाग रही थी। दिसंबर 1984 में दिल्ली पुलिस के ACP वेद मारवा को सिखों के कत्लेआम की जांच का जिम्मा सौंपा गया, लेकिन सरकार को पता चला कि मारवा सच को लेकर कुछ ज्यादा ही गंभीर है। इसीलिए मई 1985 में उन्हें हटाकर जस्टिस रंगनाथ मिश्रा को लगा दिया गया। 86 में रिपोर्ट आई, और रिपोर्ट क्या थी? एक भद्दा और भयानक मजाक। जस्टिस रंगनाथ मिश्रा ने सारे अफसरों और नेताओं को क्लीन चिट दे दी और लिखा, किसी का नाम लेना आयोग का मकसद नहीं था, इसके लिए 3 अलग से कमेटियां बनाई जाएं। दुर्भाग्यपूर्ण है, ये देश के इतिहास पर कलंक है।
कांग्रेस दिखाने की कोशिश करती रही कि वो सिखों को इंसाफ दिलाएगी, लेकिन वो अंदर ही अंदर अपने नेताओं की चमड़ी उधड़ जाने के डर से घबराई हुई थी। एक आयोग, दूसरा आयोग, तीसरा आयोग, 10 आयोग बने, लेकिन इंसाफ का इंतजार नहीं खत्म हुआ। और 2007 में इंसाफ तब हुआ जब सीबीआई ने जगदीश टाइटलर के खिलाफ सारे मामले बंद कर दिए। 21 years, 7 commissions sat. Not one commission even took my name. Not one. Even till today, there's no FIR against me. Even a little constable has not come to ask me a question. फाइलें जिंदा रही और उम्मीदें मरती रही, मरती रही, मरती रही और मरती रही। अप्रैल 2013 में सज्जन कुमार भी इंसाफ की सदगति को प्राप्त हुए बरी हो गए। आज न्यायपालिका से जो मुझे न्याय मिला है, न्यायपालिका ने मुझे निर्दोष साबित किया है। 1987 में कपूर मित्तल कमेटी ने 72 पुलिस वालों के नाम लेकर कार्रवाई की सिफारिश की थी। 30 को तो फौरन बर्खास्त करने की सिफारिश थी, लेकिन सिपाहियों ने सियासत वालों को बचा लिया था और सियासत वालों ने सिपाहियों को बचा लिया। और इस तरह 84 के दंगों का इंसाफ इंतजार की मौत मर गया। ये बेशक 100 साल भी लग जाए, इंसाफ जब तक मिलेगा नहीं, ये स्ट्रगल जारी रहेगी। ये स्टेट स्पॉन्सर्ड कार्नेज था, जिसको ये राइट्स कहते हैं। कांग्रेस को लगा कि चुनाव में जाने से पहले इस इंसाफ का हिसाब करना होगा, तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने माफी की मुद्रा बनाई और संत हो गए। I have no hesitation in apologizing not only to the Sikh community but to the whole Indian nationhood, because what took place in 1984 is the negation of the concept of nationhood enshrined in our constitution. कांग्रेस फिर जीत गई, लेकिन न्याय तब भी नहीं जीता। 30 बरस बाद राहुल गांधी ने भी स्वीकार किया कि कांग्रेस 84 के कत्लेआम के न्याय को लेकर ईमानदार नहीं थी। 1984 के दंगों में मासूम लोग मारे गए थे और उनका मारा जाना बहुत भयानक था, जैसा नहीं होना चाहिए। 1984 और गुजरात दंगों में फर्क ये है कि गुजरात दंगों में सरकार शामिल थी। 84 के दंगों के दौरान सरकार दंगे रोकने की कोशिश कर रही थी। मैं तब बच्चा था और मुझे याद है कि सरकार पूरी कोशिश कर रही थी। गुजरात में इसके उलट हुआ, सरकार दंगों को भड़का रही थी। इन दोनों में बहुत फर्क है। अब एक बार फिर चलिए उन सहमे हुए चेहरों की ओर, पढ़ने की कोशिश कीजिए इन उजड़ी हुई आंखों को। हर आंख के भीतर राजनीति की रेत का रेगिस्तान है। क्या हम सिर्फ कानून से हारे? क्या सिर्फ राजनीति से हारे? क्या सिर्फ अदालतों से हारे? क्या सिर्फ उम्मीदों से हारे? क्या सिर्फ विश्वास से हारे? या खुद से ही हार गए थे हम? सोचिए, क्योंकि नागरिक जब खुद से हारने लगे तो मुल्क हार जाता है। पूछने का जी करता है, क्या आजादी सिर्फ 3 थके हुए रंगों का नाम है जिसे एक पहिया ढोता है, या इसका कोई खास मतलब होता है? कोई बताएगा क्या? आज तक ब्यूरो।